हेलो स्टूडेंट्स और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कौटिल्य आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम क्या पढ़ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस, राइट। और जनरल अवेयरनेस के अंदर हमने अब तक क्या पढ़ लिया है बैंकिंग अवेयरनेस के 4 चैप्टर्स। कौन कौन से 4 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं बैंकिंग अवेयरनेस के? तो इसमें हमने देखा था क्या, हिस्ट्री ऑफ बैंक्स देखी थी, राइट, फर्स्ट में। और लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर हमारा क्या था? AIFIs के बाद हमने देखा था NBFCs, राइट। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो होने वाला है RBI के ऊपर। मतलब RBI क्या है, RBI वर्क कैसे करता है, और सब कुछ जो RBI के बारे में हो सकता है हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलो तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि RBI है क्या है आरबीआई का फुल फॉर्म तो भाई सभी को पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम संघीय बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संघीय बैंक, या हम इसको फेडरल बैंक कह सकते हैं। संघीय मतलब क्या होता है? फेडरल बैंक, है ना। आरबीआई क्या है? संघीय बैंक है। दूसरी चीज क्या है? बैंकों का बैंक है ना। और इंडिया सेंट्रल बैंक आप इसको कहेंगे, इंडिया का केंद्रीय बैंक, है ना, इंडिया का केंद्रीय बैंक। अच्छा, हम आरबीआई को ये सारे संबोधन क्यों देते हैं? आरबीआई को ऐसे संबोधित करने का एक कारण यही है कि आरबीआई भारत के पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। आरबीआई का काम है भारत के पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना, और इसके साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था में एक रीढ़ की हड्डी के रूप में आरबीआई काम करता है। आप बिल्कुल ये कह सकते हैं, क्योंकि सारी स्ट्रेटजीज जो बनाई जाती है ना, उसमें आरबीआई के बहुत बड़ा महत्व होता है। देखो, मनी मार्केट अगर हम बात करें तो उसमें अगर हमको मनी सप्लाई चाहिए तो उसमें हमें आरबीआई की हेल्प चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई बैंक के जरिए ही मार्केट में मनी सप्लाई होती है, और जितना आरबीआई कंट्रोल करेगा बैंक को, जिस तरीके से कंट्रोल करेगा उसी तरीके से मार्केट में मनी की सप्लाई बनी रहेगी। अब ये कैसे होता है? ये जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है। और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिस पर एक पूरा टॉपिक होने वाला है, हमारी पूरी एक क्लास होने वाली है, ठीक है। तो इसको हम उस क्लास में कवर करेंगे। इस क्लास में हम जानेंगे आरबीआई के बारे में। तो देखो, आरबीआई की जब मैं बात करूं तो आरबीआई, जैसे कि इसमें लिखा है इंडिया सेंट्रल बैंक, भारत का सेंट्रल बैंक कहलाता है आरबीआई। आरबीआई कंट्रोल किसको करेगा? पूरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। किस एक्ट के थ्रू कंट्रोल करता है? आरबीआई जो है पूरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम को किस एक्ट के थ्रू कंट्रोल करता है? तो कौन सा एक्ट था? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। कौन सा एक्ट था? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इसको बोलेंगे। तो किस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कब आया था? 1949 में। और इसके द्वारा ही आरबीआई जो है इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। क्या? आरबीआई रेगुलेट्स इंडियन बैंकिंग सिस्टम, राइट, है ना। अब और क्या कंट्रोल करता है बैंकिंग सिस्टम के अलावा? अब बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या आता है? हाँ, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले चीज़ें क्या आती हैं? कमर्शियल बैंक्स आते हैं। इनका रेगुलेशन भी आरबीआई करता है। कमर्शियल बैंक, भारत में मैक्सिमम बैंक कैसे हैं? कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है? कमर्शियल बैंक का मीनिंग होता है वो बैंक जो मेनली क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, यानी ट्रेड करते हैं। और सेकेंड, प्रॉफिट, जो कि ट्रेड एंड प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करते हैं। पूरा इनका उद्देश्य होता है व्यापार करना और प्रॉफिट लेना, ठीक है। ये होते हैं कमर्शियल बैंक। सेकंड होती हैं एनबीएफसीज। क्या होती है सेकंड? एनबीएफसी। एनबीएफसी के बारे में हमने कल पढ़ा था। क्या? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मतलब ये बैंक तो के जैसा काम तो करती हैं, बट बैंक नहीं होती। क्या एक्सेप्ट नहीं करती? डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करती, राइट, है ना। थर्ड हमने क्या पढ़ा था? थर्ड चीज क्या है? मनी मार्केट। मनी मार्केट जहाँ लोन टूल्स का लेन देन होता है। लोन टूल्स क्या हो सकते हैं भाई? जहाँ जहाँ से हमें लोन प्राप्त हो सकता है कम समय के लिए, जहाँ जहाँ से हमें लोन प्राप्त होता है, उन चीज़ों का लेन देन होता है मनी मार्केट में, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का रेगुलेशन करता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। क्या? मॉनेटरी पॉलिसी।
मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए मार्केट में मनी सप्लाई को क्या करता है, कंट्रोल करता है ना। अच्छा, इसके दो काम होते हैं आरबीआई के, क्या करेगा, मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा, और सेकंड होगा इसका क्या काम देखो, इशुएंस ऑफ रुपी, रुपी से मतलब करेंसी से है, ठीक है। इशुएंस ऑफ रुपी मतलब बैंक की करेंसी जारी करना। अब ये करेंसी कैसे जारी करेगा, आरबीआई करेंसी कैसे जारी करेगा, देखो एक चीज है एमआरएस, ठीक है। इशुएंस ऑफ रुपीज की अगर मैं बात करूं, इशुएंस ऑफ रुपी या इशुएंस ऑफ करेंसी, इसमें एक पद्धति आती है एमआरएस। एमआरएस सिस्टम है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्या बोलते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है। और मिनिमम रिजर्व सिस्टम है क्या, मिनिमम रिजर्व सिस्टम को हमने 1956 में अडॉप्ट किया था, और मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये कहता है कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम के जरिए आरबीआई के पास करेंसी जारी करने के लिए कुल कितना रिजर्व होना चाहिए, टोटल रिजर्व जो होना चाहिए वो होना चाहिए 200 करोड़ तक का, जिसमें अगर हम बात करें तो गोल्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, गोल्ड की वैल्यू होनी चाहिए 115 करोड़, और बाकी जितना बचता है 85 करोड़। 85 करोड़ जो है इस रिजर्व में से, हम इस रिजर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस रिजर्व में जो 85 करोड़ बचते हैं वो किस में जाते हैं, विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेन करेंसी में जाते हैं। कितने, 85 करोड़। इतना आरबीआई के पास रिजर्व होना चाहिए, तभी वो लगातार क्या है, इशुएंस ऑफ करेंसी कर सकता है। ये है एमआरएस, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है। इसके थ्रू ही आरबीआई क्या करता है, इशुएंस ऑफ करेंसी। सेकंड है मनी सप्लाई, तो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए आरबीआई मार्केट में मनी सप्लाई को बनाए रखता है कि कितना पैसा हमको बैंक को देना है ताकि मार्केट में कितना मनी फ्लो आए, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी इतना हमने देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आरबीआई की स्थापना के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि जब हम आरबीआई के बारे में बात करते हैं तो आरबीआई की जो स्थापना होती है, क्या, आरबीआई इज एस्टैब्लिश्ड, इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है, इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1935। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई आता है, ये सभी जानते हैं, राइट, है ना। किसकी रिकमेंडेशन पर आता है ये भी सभी जानते हैं। तो किसने रेकमेंड किया, कमेटी कौन सी थी, उस कमेटी का नाम था हिल्टन यंग। और हिल्टन यंग कमेटी को और हम किस नाम से जानते हैं, रॉयल कमीशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, रॉयल कमीशन। तो अगर आपको नाम आ जाता है रॉयल कमीशन का तो कंफ्यूज नहीं होना है, रॉयल कमीशन इज कॉल्ड एज हिल्टन यंग कमीशन, जो कि बना था 1926 में, राइट, है ना। और इसी की सिफारिश पर हमने आरबीआई को इस्टेब्लिश किया था, राइट। आरबीआई इसी की सिफारिश पर इस्टेब्लिश हुआ था। बट हिल्टन यंग को ये कैसे पता चला कि भाई हमको ये काम करना है, उन्होंने कुछ तो देखा होगा, है ना। तो एक्चुअली बात क्या थी, हमारे बी.आर. अम्बेडकर जी थे, है ना। बी.आर. अम्बेडकर जी ने अपनी एक बुक लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, ठीक है। इस बुक के अंदर उन्होंने ऐसी एक संस्था का जिक्र किया था भाई कि ऐसा एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए किसी भी कंट्री में सपोर्ट करने के लिए, किस चीज़ को, बैंकिंग सिस्टम को या वहाँ की इकोनॉमिक सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए। ये बात किसने कही थी, बी.आर. अम्बेडकर जी ने अपनी एक बुक में। कौन सी बुक थी, प्रॉब्लम ऑफ रुपी, याद रखना, प्रॉब्लम ऑफ रुपी जो है किसकी बुक है, बी.आर. अम्बेडकर की बुक है। उसमें यही कहा गया था कि भाई किस तरीके से होना, और यही विचार जो है यहीं से आया था, ये विचार हिल्टन यंग को, ये विचार कहाँ से आया था, इसी बुक से आया था, ठीक है, ओके। तो कॉन्सेप्ट पहला कहाँ हमको इस बुक में मिलता है, लेकिन अगर हम बात करें किसकी सिफारिश पर हमने आरबीआई को इस्टेब्लिश किया था, तो हमने किया था हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन की, है ना, रॉयल कमीशन की रिकमेंडेशन पर इसको इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट चीज़ है कि इसका लोगो क्या होता है। आपने आरबीआई का लोगो देखा होगा, हर कह सकते हैं आप करेंसी नोट को आप देखेंगे तो करेंसी नोट के ऊपर एक लोगो बना होता है जिस पर एक ऐसा पेड़ होता है ना, और पेड़ के नीचे एक
शेयर खड़ा होता है, ठीक है ना। आप कभी इमेज देखिएगा नोट में, तो आपको मिलेगा करेंसी नोट में, ओके। तो उसमें एक पेड़ बना होता है, पेड़ के नीचे शेर खड़ा होता है, पर क्या वो शेर होता है या टाइगर होता है? तो देखो बेसिकली वो शेर ही था। 1949 के पहले वो लॉयन था, लेकिन 1949 के बाद वो क्या हो गया? टाइगर हो गया, ओके, है ना। तो याद रखना कि वो पेड़ जो होता है वो पाम का जो ट्री होता है, पाम ट्री होता है, तो पाम ट्री जो होता है वो पाम ट्री और टाइगर, ठीक है, ये क्या होता है? लोगो है आरबीआई का, ठीक है। टाइगर के पहले क्या था? लॉयन था। कब तक था लॉयन? 1935, 1949 के पहले, ठीक है, 1935 तक, ओके, 1935 तक लॉयन था, 1949 के पहले, ठीक है, ओके, है ना। अब लोगों तक तो हमने देखा भाई। अब इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो इसका हेडक्वार्टर बेसिकली, अगर हम पहले इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में। कहाँ पर था इसका हेडक्वार्टर? कोलकाता में हमें देखने को मिलता है 1935। बट इसको शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे, क्योंकि कोलकाता में देखा गया भाई उतना ट्रेड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उस टाइम पे किसका शासन था? ब्रिटिश सरकार का। और एक बात और है कि भाई आरबीआई के जो शेयर्स थे उस वक्त किसके पास थे? कुछ प्राइवेट शेयर होल्डर्स के पास थे, और ये सारे जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स थे वो कहाँ के थे? ब्रिटिश शेयर होल्डर्स थे। तो इनके पास वहाँ के क्या थे? शेयर थे। और उस टाइम पर ये क्या था? फेडरल बैंक था, है ना। तो उसका हेडक्वार्टर कोलकाता रखा गया था, बट कोलकाता में उनको उतना प्रॉफिट नहीं था, मतलब उनकी मर्जी थी उस टाइम पे, उनको जो भी करना है ना। तो उस टाइम पर काम ऐसा होता था। तब वर्तमान में अभी जब 1937 में इसको रिप्लेस करके क्या कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया। और अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में आरबीआई का हेडक्वार्टर हमें मुंबई में देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूँ रीजनल हेडक्वार्टर्स की, तो वर्तमान में आरबीआई के पास कितने रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं? तो आरबीआई के टोटल रीजनल हेडक्वार्टर्स हमारे पास हैं टोटल 22, ओके। रीजनल हेडक्वार्टर्स कितने हमारे पास? 22 रीजनल हेडक्वार्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, ओके, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आरबीआई जो है इसका अगर ये ब्रिटिशर्स के हाथ में था तो ये इंडियंस के हाथ में कैसे आया? तो देखो कोई भी चीज़ है, आपने बैंकों का नेशनलाइजेशन सुना होगा। बैंकों का नेशनलाइजेशन क्यों किया गया था? सीधी सी बात थी, बैंकों का नेशनलाइजेशन करने से क्या फ़ायदा था कि बैंक में जो रेगुलेशन हो जा रहा था वो सरकार का हो जा रहा था, मतलब सरकार की भागीदारी 50% से अधिक होनी थी रेगुलेशन के बाद, नेशनलाइजेशन के बाद, राइट, है ना। और यही कारण था कि भाई नेशनलाइजेशन होना ज़रूरी था। वैसे ही जब हमारे केंद्रीय बैंक के शेयर्स किसी ब्रिटिशर्स के पास है, जबकि ब्रिटिशर जो है देश आज़ाद होने के बाद अगर हम बात करें तो वो तो बाहर ही हो गए, वो तो हमारे हैं नहीं, राइट। तो हमें उनसे शेयर्स लेने की ज़रूरत है, हमें उनसे शेयर्स खरीदना है, राइट, है ना। तो हमने उनसे शेयर्स खरीदे, तो जब हमने उनसे शेयर्स खरीदे तो इसको हमने कहा नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। जब हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन पढ़ा था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स पढ़ा था, उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि एसबीआई और आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, राइट, है ना। जहाँ मैंने एसबीआई का बताया था कि 1955 ईयर है नेशनलाइजेशन का, वहीं मैंने आरबीआई के नेशनलाइजेशन के लिए आपको बताया था कि 1 जनवरी 1949 इज द डेट ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, ओके। आरबीआई का नेशनलाइजेशन जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था, और वर्तमान में 22 जैसा कि मैंने बताया रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं आरबीआई के पास, है ना। अब अगर मैं बात करूं गवर्नर की, तो देखो भाई ये तो बात हो गई कि आरबीआई इस्टेब्लिश कैसे हुआ, आरबीआई किस पर वर्क करता है। और एक चीज़, आरबीआई एक्ट कब आया था? ठीक 1 साल पहले आया था। आरबीआई एक्ट 1934 ही आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट का बेस है। बेस ऑफ आरबीआई इस्टेब्लिशमेंट इज आरबीआई एक्ट 1934, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आरबीआई गवर्नर की, तो मैं आरबीआई गवर्नर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट आरबीआई गवर्नर का नाम था ऑसबर्न स्मिथ, सर ऑसबर्न स्मिथ। सर ऑसबर्न स्मिथ फर्स्ट आरबीआई गवर्नर थे। वहीं फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख जी। सीडी देशमुख, सर सीडी देशमुख जो थे फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर थे। और अगर एक फैक्ट की और बात मैं करूं तो इंडिया के ऐसे एकमात्र ओनली 1 पीएम जो आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, राइट, है ना। पीएम वो कौन रहे हैं? मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी ना सिर्फ
पीएम थे बल्कि आरबीआई गवर्नर भी थे, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, ओनली पीएम हु इज आरबीआई गवर्नर, ठीक है, कौन थे, मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है, इस फैक्ट को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अभी कौन है, तो अभी तो संजय मल्होत्रा जी है ना, शक्तिकांत दास जी के बाद कौन बनाए गए हैं, संजय मल्होत्रा जी को आरबीआई का गवर्नर बनाया गया है। अब ये तो बात हो गई गवर्नर की। अब ये वही चीज लिखी है कि भाई पहले किसके पास था, प्राइवेटाइज था, फिर हमने क्या किया, नेशनलाइज कर लिया, 1949 के बाद ये हमारी संस्था हो गई। तो बस यही चीज यहाँ लिखी हुई है, लेकिन एक चीज है जो काम की है, ये है पब्लिक ओनरशिप एक्ट, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि किस एक्ट के थ्रू आरबीआई को नेशनलाइज किया गया, ठीक है, आपको पूछा जाए कि किस एक्ट के थ्रू आरबीआई को नेशनलाइज किया गया, तो वो एक्ट था पब्लिक ओनरशिप एक्ट। पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948, पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 के जरिए ही आरबीआई को क्या किया गया, आरबीआई को नेशनलाइज किया गया। ओके, ठीक है, इतना समझ आया। नेक्स्ट है कुछ ऐड करने वाले पॉइंट है, कह सकते हो आप कि आरबीआई ने, क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आरबीआई ने किस और देश के सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य किया है, तो यहाँ पर दो देश हैं, एक तो है म्यांमार, ठीक है, अच्छा म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा, ठीक है, बर्मा इसको हम कहते थे, तो म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है बर्मा, ठीक है, BURMA, ठीक है, BURMA, है ना, बर्मा। इसके सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य किया था 37 से 47, यानी टोटल 10 साल। और पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया था 1948, 30 जून 1948 तक इसने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में भी कार्य किया है, किसने, आरबीआई ने, ठीक है ना। ओके, है ना। तो कौन से दो देश आ गए, पाकिस्तान और म्यांमार। अब हमने क्या देखा, आरबीआई का इंट्रोडक्शन देखा, आरबीआई का रेगुलेशन देखा कि आरबीआई किसको रेगुलेट करता है, फिर हमने देखा कि भाई आरबीआई की स्थापना कैसे हुई, आरबीआई के गवर्नर कौन थे। ये तो आरबीआई के इंट्रो की बात हो गई, कह सकते हैं आप। लेकिन आरबीआई इसके अलावा अगर हम बात करें तो और क्या काम करता है, फर्स्ट मैंने बताया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा अन्य बैंकों को नियंत्रित करता है। एक और चीज़ थी, क्या थी, हमने जब उदारीकरण पढ़ा था, लिबरलाइजेशन पढ़ा था, तब मैंने एक चीज़ क्या बताई थी आपको कि हमको सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मिली थी उस टाइम पर, हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि नरसिंहम समिति की सिफारिश पर हमने क्या किया था कि जो प्राइवेटाइज बैंक थे उनको गवर्नमेंट बैंक की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था, और 10 बैंकों को आरबीआई ने पहली बार लाइसेंस दिया था, उसी नीति के थ्रू दिया था 1993 में, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी है कि 1993 में आरबीआई ने प्राइवेट बैंक लाइसेंस लगभग 10 बैंकों को प्रदान किए थे, ठीक है, 10 प्राइवेट बैंकों को लगभग लाइसेंस प्रदान किए थे। इन 1993 आरबीआई गारंटेड प्राइवेट बैंक लाइसेंस टू अबाउट 10 बैंक्स, है ना। ये देखो ये वाली लाइन, आरबीआई ग्रांटेड प्राइवेट बैंक लाइसेंस टू अबाउट 10 बैंक्स, मतलब 10 बैंकों को 10 प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस प्रदान किए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि आरबीआई ने नरसिंहम समिति की सिफारिश पर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, अब ये क्या होती है भाई लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, हाँ 1988 में शुरू की थी। देखो लिक्विडिटी का मेन मीनिंग क्या होता है, तरलता। तरलता मतलब जिसमें आसानी से बहाव हो सके, राइट। तरलता का मतलब यही है कि आसानी से फ्लो हो सके, तो मतलब विच कैन इजीली कन्वर्ट टू कैश, ठीक है, जिसको आसानी से नकदी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कुछ बॉन्ड होते हैं गवर्नमेंट के, राइट, और स्पेशली अगर हम गोल्ड की बात करें, है ना, गोल्ड की बात करें, है ना, तो गोल्ड अगर आप किसी भी दुकान पर जाकर गोल्ड देते हैं तो आपको आसानी से, आज की डेट में गोल्ड की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आपको आसानी से कैश मिल जाएगा, है ना। तो बस वही चीज़ है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट मतलब ऐसी प्रतिभूतियों का एडजस्टमेंट करना, है ना, जिसको आसानी से हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या था, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब ये क्या चीज़ है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है कि आरबीआई जो होता है वो बैंकों को लोन देता है,
क्या देता है, बैंक को लोन देता है ना। आरबीआई जो होता है बैंक को लोन देता है। तो आरबीआई जब बैंक को लोन देता है तो जब कम समय के लिए आरबीआई बैंक को लोन देता है, क्या, कम समय के लिए लोन देता है और बदले में किसी चीज़ की डिमांड करता है। मतलब ये कि आपको हमारे पास कुछ चीज़ें रखनी होगी भाई, गारंटी, एज अ गारंटी, ठीक है, तो उसको कहेंगे रिवर्स रेपो रेट, सॉरी उसको कहेंगे रेपो रेट। जब रिवर्स रेपो रेट की बात आती है तो आरबीआई क्या करता है, बैंकों से लोन लेता है, ठीक है। जब आरबीआई को पैसे की ज़रूरत है तो बाई चांस हमने एसबीआई का नाम लिया, एसबीआई से आरबीआई ने थोड़े पैसे लिए, तो एसबीआई ने कहा कि भाई हम तुमको फ्री में पैसे क्यों देंगे, हम भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो एसबीआई ने भी इंटरेस्ट चार्ज किया, लेकिन उसके बदले आरबीआई ने उसके पास क्या, कुछ कह सकते हो आपकी कुछ प्रतिभूतियां रख देता है, मतलब ऐसे कि जिसको आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसी ऐसी चीज़ें आरबीआई बैंकों के पास रख देता है। तो बस वही चीज़ है, रेपो रेट मतलब कि आरबीआई बैंक को कम समय के लिए लोन दे रहा है, रिवर्स रेपो रेट मतलब बैंक आरबीआई को कम समय के लिए लोन दे रहे हैं, ठीक है ना। ये होता है रेपो रेट और रिवर्स रेप। इसके बारे में डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है। नेक्स्ट है आरबीआई स्मॉल फाइनेंस एंड पेमेंट्स बैंक के लिए 2014 में गाइडलाइन तथा लाइसेंस प्रदान किया था। तो बस यही चीज़ है कि भाई आरबीआई ने लाइसेंस इशू किए थे, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि आरबीआई ने लाइसेंस इशू किए थे स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक, इन दोनों के लिए। कब इशू किया था, 2014 में, ये हमको ईयर याद रखना है। 2014 में कौन, स्मॉल फाइनेंस एंड पेमेंट्स बैंक। वहीं 1993 में कौन आ गए, 10 प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस दे दिया। बात करें एलएएफ की, एलएएफ कब आया, तो एलएएफ आया 1988 में, ठीक है। आपको बस ये थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें बस याद रखनी है, ईयर याद रखना है। अब जब हम बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई जो है उसकी बॉडी जो होती है उसका बोर्ड होता है, मतलब उसकी आप जान कह सकते हैं, आरबीआई की जान, क्या कह सकते हो, बोर्ड ऑफ आरबीआई। बोर्ड ऑफ आरबीआई जो है आरबीआई की सभी गतिविधियों के लिए एक रिस्पॉन्सिबल होने वाली एक संस्था है। क्या, बोर्ड ऑफ आरबीआई क्या है, आरबीआई द्वारा जो भी गतिविधियां की जाती हैं, जो भी काम किए जाते हैं, वो विदाउट बोर्ड ऑफ मतलब आरबीआई बोर्ड की रिकमेंडेशन के नहीं किए जाते। और इस आरबीआई बोर्ड में सारे इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं, मतलब वो सभी मेंबर जो आरबीआई की रीढ़ की हड्डी कह सकते हो आप, वो सारे मेंबर्स बोर्ड ऑफ आरबीआई में होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं बात करें तो टोटल मेंबर्स होते हैं 21। तो आरबीआई बोर्ड में कुल कितने मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, आरबीआई बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे टोटल 21 मेंबर, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं तो मेन बॉडी कौन होगा, उसका अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष मतलब चेयरमैन, और चेयरमैन कौन होगा, गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है। गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ आरबीआई या आरबीआई बोर्ड, है ना। तो आरबीआई बोर्ड के अगर आपसे पूछा जाए चेयरमैन कौन है, तो आरबीआई गवर्नर जो है इसके चेयरमैन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें दूसरे नंबर पे कौन से अधिकारी होते हैं, डिप्टी गवर्नर। और डिप्टी गवर्नर टोटल कितने होते हैं, टोटल 4 डिप्टी गवर्नर जो हैं वो आरबीआई द्वारा मेंशन किए गए हैं, मतलब आरबीआई बोर्ड में टोटल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो कितने हो गए, 5 तो ये हो गए। वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्या, फाइनेंस मिनिस्ट्री से कुल कितने मेंबर होंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री से हमारे पास टोटल 2 मेंबर्स होंगे, ओके। फाइनेंस मिनिस्ट्री से हमारे पास 2 मेंबर आएंगे। कौन कौन से 2 मेंबर आएंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री से, जो भी उस मंत्रालय द्वारा हायर किए गए हों आरबीआई के लिए, ठीक है, वो मेंबर्स कहाँ आएंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री से आएंगे। नेक्स्ट हम बात करें 10 मेंबर कहाँ से आते हैं, इंडियन गवर्नमेंट जो है 10 मेंबर्स को नॉमिनेट करती है आरबीआई में। तो 10 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कितने नॉमिनेटेड होते हैं, तो नॉमिनेटेड होते हैं 10, जो कि क्या होते हैं, अलग अलग फील्ड से होते हैं। कहाँ कहाँ से होते हैं, डिफरेंट फील्ड से हो सकते हैं, है ना। अगर कोई आर्ट फील्ड से होगा, कोई लिटरेचर की फील्ड से होगा, है ना, और कोई किसी एनवायरनमेंट की फील्ड से हो गया, मतलब अलग अलग फील्ड से लोग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई सिर्फ इकोनॉमिक फील्ड से ही होगा क्योंकि बात आरबीआई की हो रही है, नहीं, कुछ अदर लोगों को भी यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी गई है, कुछ अदर मेंबर्स जो है उनका होना भी ज़रूरी है। हर फील्ड से लोगों का आना ज़रूरी है, ताकि तभी तो हम समझेंगे ना कि किस फील्ड की क्या ज़रूरतें हैं,
है ना, किस फील्ड की क्या इकोनॉमिक डिमांड्स हैं, ये तो हम तभी जान पाएंगे ना जब हमारे पास ये पता हो हमें क्या कि आरबीआई कितने लोग हमारे पास हैं अलग अलग फील्ड से, तो वो अलग अलग फील्ड के लोग अपना अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उसके थ्रू ही हम डिसीजन ले पाएंगे किसी भी फील्ड में, है ना, तो वो ज़्यादा फैमिलियर है, इसलिए डिफरेंट फील्ड से मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीय निदेशक, रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर कहाँ से आएंगे, ठीक है, रीजनल डायरेक्टर अगर मैं बात करूं तो 4 मेन ब्रांच है आरबीआई की। देखो आरबीआई के टोटल 22 रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, पर अगर मैं रीजनल ऑफिस है, सॉरी हेडक्वार्टर्स नहीं है, रीजनल हेडक्वार्टर्स आपको 4 देखने को मिलेंगे, रीजनल ऑफिस आपको 22 देखने को मिलेंगे, दो अलग चीज़ें हैं। रीजनल ऑफिस जो है वो 22 है ना, और रीजनल हेडक्वार्टर जो है वो 4 है, जो कि चारों दिशाओं में है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चेन्नई, यहाँ का सबसे बड़ा शहर क्या हो गया, चेन्नई हो गया, है ना। नॉर्थ में कौन हो गया, दिल्ली हो गया, है ना। यहाँ कौन हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, और यहाँ क्या हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है। अब अच्छा इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत है क्या, कुछ भी आपको याद नहीं करना है, बस देख के ही समझ में जाएगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 डेवलप्ड अर्बन एरियाज आप कह सकते हैं ना। तो ये जो है, हाँ ये क्या है, 4 लोग यहाँ से आते हैं, ठीक है, आरबीआई में। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 21। क्या, एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 10 members nominated by इंडियन गवर्नमेंट, 2 members फ्रॉम फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री, और 4 members फ्रॉम 4 डिफरेंट हेडक्वार्टर्स, रीजनल हेडक्वार्टर्स, ओके। और रीजनल ऑफिस कितने हैं, 22 है ना। ऐसा होता है बोर्ड ऑफ आरबीआई का स्ट्रक्चर, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बोर्ड ऑफ आरबीआई में कुल मेंबर कितने होते हैं, तो बोर्ड ऑफ आरबीआई में हमारे पास मेंबर्स होते हैं 21, ओके, है ना। ये है आरबीआई। अब ये तो हो गया आरबीआई, क्या क्या हो गया आरबीआई में, इंट्रोडक्शन हो गया, रेगुलेशन हो गया, किस किस को रेगुलेट करता है, क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, है ना। और अगर हम बात करें इसमें हमने क्या देखी, स्थापना देख ली कि क्यों भाई इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट हमने क्या देख लिया, बोर्ड ऑफ आरबीआई देख लिया कि आरबीआई बोर्ड जो है आरबीआई की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, तो ये क्यों ज़रूरी है और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होने वाला है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। देखो आरबीआई जो है बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस जो है प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में, है ना। तो सारे तो नहीं पढ़े जा सकते, बट कुछ हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो आपको जानना ज़रूरी है कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना। देखो आरबीआई जो है फाइनेंशियल सुपरविज़न से समझ में आ रहा है कि भाई आरबीआई किन वित्तीय संस्थाओं को पर्यवेक्षण करता है, मतलब किन वित्तीय संस्थाओं का आरबीआई सुपरविज़न करता है, ये हमने पढ़ चुके हैं, है ना। क्या पढ़ा था हमने, कमर्शियल बैंक्स पढ़े थे, है ना। क्या, कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक में ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट बैंक ही आएंगे, नहीं है ना। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अलावा प्राइवेट सेक्टर्स बैंक भी आ सकते हैं, आरआरबीज भी आ सकते हैं, है ना, स्टेट फाइनेंस बैंक भी आ सकते हैं, और अगर हम बात करें पेमेंट बैंक तो पेमेंट स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आ सकते हैं और पेमेंट बैंक भी आ सकते हैं, जो कि हमने देखा था टाइप्स ऑफ बैंक्स में। स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स में जो हमने पढ़ा था वो सारे बैंक्स क्या है, हमारे कमर्शियल बैंक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कम बैंक ऐसे हैं कोऑपरेटिव बैंक्स को छोड़कर जो कि क्या है, कमर्शियल नहीं है, ठीक है। सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक है वो अलग टाइप हो जाता है बैंकों का, और मैक्सिमम बैंक आपको कमर्शियल बैंक देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं और क्या रेगुलेट करता है, स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो कल हमने परसों के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एआईएफआई पढ़ा था, है ना। एआईएफआई था ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एआईएफआई जो है वही है स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कह सकते हैं आप। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है जैसा कि नाम से हमें समझ में आ रहा है, जिनका स्पेशल पर्पस होता है, किसी स्पेशल पर्पस से इनको डेवलप किया जाता है। इसमें हमने क्या क्या देखा था, एक तो हमने देखा था नाबार्ड, राइट, किस क्षेत्र के लिए, रूरल एंड
एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए। वहीं हमने देखा था एक्जिम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए। एनएचबी देखा था हाउसिंग के लिए। नेक्स्ट हमने देखा था नेबफिड। नेबफिड क्या था, सबसे रिसेंट था और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था सिडबी, है ना, ये सभी हमने देखे थे, राइट। सिडबी क्या था, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक था। तो ये क्या है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया को ही तो ले रहे हैं ना, इनमें हम किसी पर्टिकुलर एक एरिया को ही फोकस कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुए। क्यों, क्योंकि पर्पस, स्पेशल पर्पस से आप इनको बनाए हैं, स्पेशल पर्पस से आप इनको डेवलप कर रहे हैं, राइट। इसलिए ये क्या है, स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आप इन्हें कह सकते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेशन। नेक्स्ट रेगुलेशन किसका, एनबीएफसीज का। एनबीएफसीज हमने पढ़ा था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। अब ये क्या है, ये किस में एक्ट रजिस्टर्ड है, इंडियन कंपनी एक्ट, क्या, इंडियन कंपनी एक्ट 1956 इसमें रजिस्टर्ड होती हैं। बट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में इनका कोई उल्लेख नहीं होता है, राइट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ये नहीं रहेंगी, इंडियन कंपनी एक्ट में ये रहेंगी। तो ये होती हैं क्या, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। तो इन तीनों पे रेगुलेशन किसका रहेगा, आरबीआई का। तो एक काम तो ये हो गया भाई कि किन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आरबीआई रेगुलेशन करता है या सुपरविजन करता है। तो हमारे पास किसका नाम आ जाता है, इन तीनों का नाम आ जाता है, ठीक है। अब बेसिकली इसके अलावा क्या है, इसके अलावा और ऐसा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं बचता, सभी को इसी में हमने कैटेगराइज कर दिया, है ना। अब नेक्स्ट है कि आरबीआई और क्या मेन कार्य करता है। देखो आरबीआई का मेन कार्य है टू इशू करेंसी नोट्स, यानी कि नोट छापना, टू इशू करेंसी नोट्स। अब इसमें बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक हौच है। देखिए करेंसी नोट्स आरबीआई क्यों इशू करता है, किसके जरिए इशू करता है, एमआरएस के जरिए इशू करता है। और आरबीआई जो है मनी सप्लाई, हाँ मेन चीज तो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है। क्या, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मतलब क्या समझते हैं आप, भाई आरबीआई मार्केट में मनी सप्लाई को क्यों रेगुलेट कैसे कर रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है। देखो क्या होता है, मार्केट में एक स्थिति ऐसी होती है जो पैसा बहुत होता है लोगों के पास, ठीक है, और एक स्थिति ऐसी होती है जब पैसा कम होता है लोगों के पास। तो दोनों ही कंडीशंस में आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है, ठीक है। अगर मनी मार्केट में कम है तो आरबीआई ऐसी योजनाएं निकालता है कि मनी स्थिति बैलेंस हो जाए, और अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो आरबीआई ऐसी योजनाएं निकालता है कि भाई कम हो जाए, ठीक है। कैसे करता है, अब ये मार्केट है, ठीक है, आप क्या बेच रहे हो, गुड्स और सर्विसेज ही बेच रहे हो। इसके अलावा क्या और कुछ है जिससे पैसा आता है, या कोई ऐसा काम है जिसके ज़रिए आप पैसा कमा सकते हैं। या तो आप गुड्स दे सकते हैं या आप सर्विसेज दे सकते हैं, आप कुछ भी सोच लीजिए, ठीक है। टीचिंग सर्विस है, डॉक्टर सर्विस है, ठीक है। अगर आप बात करें गुड्स दुकानदारों की, तो वो गुड्स वस्तुएं बेच रहे हैं, वो एक क्या है, वो भी गुड्स है, वो गुड्स में आ जाएगा। तो बेसिकली क्या है, ले देंगे सब कुछ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अब अगर आप टोटल प्रोडक्शन कर रहे हैं 500 रुपीज़ के जीडीपी का, है ना, और आपके पास इतना पैसा है कि आपने सारा खरीद लिया, क्या आपने सभी खरीद लिया, आपके पास इतना पैसा है कि सारा खरीद लिया आपने, है ना। अब अगर आपने पूरा खरीद लिए, इसका मतलब क्या है, जीडीपी अच्छी है। और अगर मार्केट में आपके पास पैसा कम है, मान चलो 500 रुपए के प्रोडक्ट्स बने हैं लेकिन आपके पास सिर्फ 300 रुपए हैं, तो क्या आप खरीद पाएंगे, सिर्फ इतने के खरीदेंगे, तो जीडीपी कम हो गई, है ना। तो इसी तरीके से जीडीपी, जैसे कि अब बेस ईयर देख सकते हैं 2000, अगर आप लास्ट ईयर का देखें 2023-24 में, ठीक है, और वहीं 24-25 का देख लीजिए, है ना। तो जीडीपी ग्रोथ को अनुमान कैसे लगाया जाता है, ऐसे ही लगाया जाता है भाई कि लास्ट ईयर मैंने 100 रुपये, आई मीन हमने जो प्रोडक्ट्स बनाए थे तो हमने इतने की सेवाएं और वो बेची थी 500 की, इस बार हमने 1000 की बेची, तो कुल कितनी हो गई, 2 गुना हो गई कि नहीं हो गई, है ना। तो इससे क्या होता है, परसेंट निकाला जाता है जीडीपी का कि कितना परसेंट हमने ग्रोथ किया या कितना परसेंट हमारे अंदर कमी आई, ठीक है। अब बेसिकली ये होता कैसे, देखो मार्केट है, मार्केट में मनी है, मान के चलो लोगों के पास पैसा है। अब लोगों के पास पैसा कहाँ से आता है, देखो आरबीआई ने क्या किया, लोन दिया, किसको दिया, बैंक को दिया, ठीक है। कैसा था लोन, सस्ता था, कैसा था,
सस्ता लोन था, ठीक है, बैंकों के पास भी बहुत पैसा था, है ना, तो बैंकों ने क्या किया, अपने ग्राहकों को भी सस्ता लोन दे दिया, है ना, किसको, कस्टमर्स को, ठीक है। अब अगर बैंकों ने कस्टमर्स को सस्ता लोन दे दिया तो कस्टमर के पास बहुत पैसा है, तो वो क्या करेंगे, वो मार्केट के अंदर जाएंगे और चीज़ें खरीदेंगे, ठीक है। अब उन्होंने चीज़ें खरीदना स्टार्ट किया तो उनके पास चूंकि पैसा ज़्यादा है, आप देखो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आप ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, अगर कम पैसा होगा तो आप कम चीज़ें खरीदेंगे, सीधी सी एक बात है भाई। अब आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, चूंकि आपको भाई अच्छा खासा लोन अच्छी कम कीमत पर मिल गया है, तो आपके पास बहुत पैसा है, तो आपने सोचा ज़रूरत की चीज़ों के अलावा जो ज़रूरत का नहीं है वो भी रख लो, है ना, तो क्या बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, ठीक है। अब भाई प्रोडक्शन तो उतना ही हो रहा है, अब मार्केट में डिमांड बढ़ गई और प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, प्राइस रेज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कीमतें बढ़ जाएंगी, और अगर कीमतें बढ़ जाएंगी तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई, क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। अगर ज़्यादा देर तक दाम बढ़े रहे तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, महंगाई जैसे ही ज़्यादा बढ़ी वैसे ही लोग क्या करेंगे कि काम खरीदना शुरू कर देंगे ना, तो ऐसे क्या होगा, मार्केट में पैसे का जो कह सकते हो आप बंदोबस्त जो है, आरबीआई अगर सस्ता लोन बेचती है तो आपके पास ज़्यादा पैसा होता है, तो ऐसे करके मार्केट में मनी फ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा, कैश फ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना, तो मार्केट में ज़्यादा पैसा आ गया। वहीं अब हम स्थिति को उल्टा करके देखते हैं, अगर आरबीआई ने लोन दिया, कैसा दिया, रेट ज़्यादा करके दिया, क्या परसेंट बहुत रेज कर दिया, परसेंट रेज कर दिए, ठीक है, किसको, बैंक को, तो बैंक क्या करेंगे, इस अब बैंक को ही महंगा मिला है तो बैंक अपने कस्टमर्स को भी महंगा ही देंगे, ठीक है। अब बैंक ने अपने कस्टमर्स को महंगा दिया है, तो जब कस्टमर्स क्यों लेंगे लोन, कस्टमर से वही चीज़ों को खरीदेंगे जो उनकी ज़रूरत की होंगी, मतलब रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बस खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, रिक्वायर्ड, है ना। अब अगर मार्केट में सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें लोग खरीदेंगे, तो सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें खरीदेंगे तो क्या आ जाएगी भाई, डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो गई तो क्या हो गया, डिमांड कम हो गई तो क्या हो गया, अब डिमांड कम हो जाने से क्या हो गए, प्राइस कम हो गए, राइट, है ना। अब प्राइस कम ही है तो पैसा नहीं है तो कहाँ से खरीदे, सीधी सी बात ये है। अभी कोविड का टाइम आया था तो मार्केट क्या था, डाउन हो गया था एकदम, क्यों, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, प्रोडक्शन कम हुआ तो बेरोजगारी भी आएगी कि नहीं आएगी, है ना, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आरबीआई इस तरीके से मार्केट में मनी फ्लो को रेगुलेट करता है कि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है तो आरबीआई को कैसे रेगुलेट करना है वो आरबीआई जानता है, और अगर डिमांड कम है तो वो कैसे रेगुलेट करना है वो जानता है। इसी को कहते हैं मनी सप्लाई, क्या, मनी सप्लाई। तो वही है कि आरबीआई जो है मार्केट में मनी सप्लाई का रेगुलेशन करता है, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल से हम मॉनेटरी पॉलिसी में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है देश के फायदे के लिए सभी महत्वपूर्ण स्ट्रेटजीज। देखो जो भी इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं देश के फायदे के लिए वो सभी इंपॉर्टेंट किसके द्वारा बनती हैं, आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, आरबीआई एक वित्तीय संस्था है तो पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या काम करती है, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम। देखो आज की डेट में इंडिया में सबसे बड़ा कह सकते हो ट्रस्ट वर्थी अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो बैंक्स ही हैं। क्यों, हम अपनी पूरी जमा पूंजी अपने किसी भाई बंधु बच्चे किसी को नहीं देते, बट हम बैंक में जमा कर देते हैं। कारण क्या है कि हम बैंक को इतना ट्रस्ट करते हैं, हमें पता है कि बैंक हमें धोखा नहीं देंगे, राइट है ना, हम उन पर उतना ट्रस्ट करते हैं। और अगर किसी बैंक ने कुछ गड़बड़ की है तो आरबीआई उसको सजा देगा, इतना हम जानते हैं, राइट। तो यही ट्रस्ट तो बना के रखता है आरबीआई, समय समय पर बैंक्स की मॉनिटरिंग करता है कि वह कोई बैंक किसी नियम को तो नहीं तोड़ रहा है। अगर किसी बैंक ने कोई नियम तोड़ा है और किसी कस्टमर का कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई भी आरबीआई करवाता है। किसके जरिए करवाता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो उसकी भरपाई भी आरबीआई करवाता है और उसके साथ साथ उस बैंक को सजा देने का काम भी आरबीआई करता है। तो इस तरीके से पब्लिक कॉन्फिडेंस को अपने फेवर
फेवर में लेता है आरबीआई। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड अफोर्डेबल बैंकिंग फैसिलिटीज, मतलब कि जमाकर्ता के हितों की रक्षा करता है। देखो अगर डिपॉजिटर्स क्या हैं, उनके हित मतलब कि ये कि उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना, कोई बैंक उनके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना, किसी गलत तरीके से उनसे पैसा तो नहीं वसूल रहा है, वो देखा जाता है। नेक्स्ट कि बैंकिंग सुविधाएं कम से कम पैसे में अवेलेबल हो जाए, इस चीज़ की पूरी श्योरिटी रखता है आरबीआई, ठीक है, ऊपर से मॉनिटर करता है, वो सारे बैंकों को देखता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल, देखो इसी के जरिए वो अपने ट्रस्ट को और ज़्यादा बढ़ाता है। ओम्बुड्समैन आपने सुना होगा, राइट, ओम्बुड्समैन सुना होगा, इसको बोलते हैं बैंक लोकपाल बोल सकते हैं आप इसको। ये कॉन्सेप्ट आया था 1995 में, ओके 1995 में ओम्बुड्समैन का कॉन्सेप्ट आता है। और ओम्बुड्समैन क्या होता है, ओम्बुड्समैन जो है बैंक में एक लोकपाल होता है, जो क्या करता है, अगर आपको बैंक से कोई शिकायत है, ठीक है, तो आप किसके पास जाएंगे, ओम्बुड्समैन के पास जाएंगे। ओम्बुड्समैन के पास क्या पावर होती है कि बैंक पर कार्यवाही करवा सकता है, और आपका जो लॉस हुआ है उसमें अगर आपका लॉस जो है 20 लाख से अधिक का हुआ है तो 20 लाख तक की तो आपको कैश ही अवेलेबल करवा सकता है, ये पावर होती है ओम्बुड्समैन के पास, ठीक है। तो और अगर आप इसकी ओम्बुड्समैन से अगर संतुष्ट नहीं है तो आरबीआई आपको डिप्टी गवर्नर तक जाने की भी परमिशन देता है। I mean, आपके पास ये भी प्रावधान रखा गया है कि आप डिप्टी गवर्नर तक जा सकते हैं। तो वही चीज़ लिखी है कि लोकपाल 20 लाख तक का मुआवजा दिलवा सकता है आपको। नेक्स्ट है लोकपाल के फैसले से संतुष्ट ना होने पर डिप्टी गवर्नर से शिकायत आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आर्थिक संकेतक जीडीपी आदि की निगरानी करता है कि जीडीपी अगर बढ़ गई है तो उसको और कैसे बढ़ाना है, और जीडीपी अगर कम है तो उसको कैसे बढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट है करेंसी नोट और कॉइन डिज़ाइन करता है। देखो करेंसी नोट छापना बात अलग होता है, ठीक है, और कॉइन और डिज़ाइन करना बात अलग होता है। कॉइन जो होते हैं उनकी मिंटिंग होती है ना, यानी कि टकसाल में उनको ढाला जाता है ना। भाई हम बात करें करेंसी नोट तो उनकी प्रिंटिंग होती है, बट डिज़ाइन करने का काम कौन करता है, आरबीआई ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट है भुगतान और सेटलमेंट के नियंत्रक के रूप में आरबीआई कैसे काम करता है। देखो आरबीआई जो है पेमेंट और सेटलमेंट के लिए हमने एक एक्ट लेकर आया है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, ठीक है, इसको याद रखना है। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के जरिए ही आरबीआई भारत में पेमेंट और सेटलमेंट्स का रेगुलेशन करता है। तो ये याद रखना कि पीएसएस एक्ट कब आया था, 2007 में आया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है कि पीएसएस एक्ट 2007 में आया था। इसके अनुसार क्या है, पीएसएस एक्ट में दो चीज़ें आती हैं, एक है आरटीजीएस और एक है एनईएफटी। अब आरटीजीएस क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मतलब रियल टाइम जैसे समझ में आ रहा है कि भाई उसी समय पर बिना देरी किए आपकी जो पेमेंट है उसका सेटलमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है, बिना देरी किए फंड ट्रांसफ़र करने का, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के माध्यम से बिना देरी किए आपके फंड को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है, ये है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और आरटीजीएस के जरिए आप 2 लाख से लेके बिना लिमिट तक, मतलब जितना आप चाहे उतना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं बैंक टू बैंक, ठीक है ना, 2 बैंकों के बीच में ये सिस्टम होता है। नेक्स्ट ये कब आया, 2004 में। नेक्स्ट है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसको हम बोलते हैं एनईएफटी। अब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र तो समझते ही हो, यूपीआई समझते हो ना सब लोग, राइट, वो भी तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फंड ट्रांसफ़र की एक टेक्निक है, राइट, है ना। तो वही चीज़ है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के जरिए आप 1 लाख से लेके बिना लिमिट तक का फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, है ना। लेकिन यूपीआई सिस्टम अलग चीज़ है ना, वो पेमेंट सिस्टम है बट वो अलग चीज़ है ना। बट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के अंदर तो आता है भाई इलेक्ट्रॉनिक, मतलब किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के ज़रिए आपने फंड ट्रांसफ़र किया है ना। 2005 में ये आया था। तो ये याद रखना है कि आरटीजीएस कब आया था, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कब आया था, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और इसमें लिमिट होती है। आरटीजीएस की लिमिट 2 लाख होती है, 2 लाख से शुरू होता है आरटीजीएस। वहीं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के जरिए 1 लाख से शुरू हो जाएगा, जब तक करना हो तब तक कर लो, ठीक है, ऐसा है। फिर भारत सरकार को लोन प्रदान करना मतलब इंडियन गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में भी आरबीआई कार्य करता है।
इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ अदर बैंक से ही नहीं, जैसे एसबीआई से तो ठीक है लोन ले लेती है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लेती है, आईएमएफ से भी लोन लेती है, लेकिन आरबीआई से भी लोन ले सकती है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में काम करता है। नेक्स्ट एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि सितंबर 2019 से आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ है। पहले हम फाइनेंशियल ईयर को जुलाई से जून तक देखते थे, जो कि कब स्टार्ट होता था, 1 जुलाई से स्टार्ट होता था और नेक्स्ट ईयर तक 30 जून तक चलता था। बट अभी क्या है, आरबीआई ने अपने फाइनेंशियल ईयर में चेंज किए हैं। सितंबर 2019 के बाद से हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो मार्च अप्रैल हो गया है। क्या हो गया है, मार्च अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च पर जाकर ख़त्म होता है। आपको पता होगा ऑडिट कब होता है, टैक्स सारे कब आते हैं, टैक्स रिटर्न आप कब भरते हैं, सब मार्च में भरते हो, है ना। तो वित्तीय वर्ष जो है वो बदल चुका है। कब से बदला है, 2019 से बदला है ना। और आरबीआई ट्रेजरी बिल्स और टैक्सेबल बॉन्ड भी इशू करता है। तो बस वही चीज़ है, गवर्नमेंट के लिए पैसों का इंतजाम करता है जिसमें ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड भी इशू कर सकता है। मतलब आरबीआई बैंक के सारे काम कर सकता है, पर आप इसमें जाके अकाउंट नहीं खोल सकते, है ना। इसमें अकाउंट खोलने की सुविधा नहीं होती, है ना, आरबीआई में। नेक्स्ट मैं बात करूं इशुएंस ऑफ करेंसी। भाई देखो, आरबीआई करेंसी जारी करता है, ये सबने पढ़ा है ना। आरबीआई करेंसी देगा आपको, नो डाउट आरबीआई करेंसी जारी करेगा। किसके जरिए, एमआरएस के जरिए। एमआरएस कब आया, 1956 में। क्या होता है इसमें, टोटल 200 करोड़ की पूंजी होती है। 200 करोड़ में से 115 करोड़ क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं कि 85 करोड़ क्या होना चाहिए, भाई 85 करोड़ हमारे पास क्या होना चाहिए, विदेशी मुद्रा, यानी कि फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। इतना तो समझ में आता है। लेकिन इशुएंस ऑफ करेंसी, ठीक है, अब ये जारी करेगा, ठीक है, लेकिन इशुएंस करने के लिए उसको प्रिंट भी तो करना होगा और टकसाल बना के उस सिक्को, मतलब अगर आपको कॉइन ढालना है तो उसकी मिंटिंग भी तो करनी पड़ेगी, राइट, करनी पड़ेगी। तो वो कहाँ होती है, मतलब आरबीआई ये काम कहाँ करता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ आरबीआई करेंसी नोट प्रिंटिंग हेतु दो ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं, 2 संगठन आप कह सकते हैं। क्या है, 2 ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जिम्मेदार है। कौन कौन से 2 ऑर्गेनाइजेशन है ये, पहला है एसपीएमसीआईएल। एसपीएमसीआईएल मतलब सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन, प्रिंटिंग भी हो रही है, मिंटिंग भी हो रही है। प्रिंटिंग का मतलब क्या, प्रिंट क्या होगा, नोट, मतलब यहाँ पर नोट भी छपेंगे। और मिंटिंग होने का मतलब क्या है भाई, टकसाल है, सिक्के भी ढाले जाएंगे। क्या ढाले जाएंगे, सिक्के भी ढाले जाएंगे, है ना। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ आएंगी, क्या, नोट भी प्रिंट होंगे और सिक्के भी ढलेंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ बीआरबीएमएल है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। क्या, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये सिर्फ एक काम करेगा, नोट मुद्रण। नोट मुद्रण मतलब सिर्फ करेंसी पेपर को ही प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है, नाम से ही समझ में आ रहा है डिफरेंस, ठीक है। यहाँ मिंटिंग नहीं होगी लेकिन ऊपर मिंटिंग होगी, है ना। अब एसपीएमसीआईएल इसके अलावा क्या करता है, तो देखो और कहाँ कहाँ पर है एसपीएमसीआईएल आपको, यानी कि नोट प्रिंट जो है, अगर एसपीएमसीआईएल के जरिए हम देखें, एसपीएमसीआईएल को इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, वहीं बीआरबीएनपीएल को केवल नोट छपते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आरबीआई का नियंत्रण है इस पर। तो ये 2 संस्थाएं हैं, लेकिन एक में आरबीआई का नियंत्रण है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक, तो ऑब्वियसली कि आरबीआई करेगा, ठीक है। और एसपीएमसीआईएल इंडियन गवर्नमेंट की बॉडी है, ठीक है। अब देखो एसपीएमसीआईएल कहाँ पर है, एसपीएमसीआईएल जो है उसकी नोट प्रिंटिंग 2 जगह होती है। कहाँ कहाँ, वो नोट कहाँ कहाँ प्रिंट करता है, एसपीएमसीआईएल 2 काम करता है, प्रिंटिंग का भी, है ना, प्रिंट भी करेगा और मिंट भी करेगा, ठीक है। अब प्रिंट और मिंट, तो प्रिंट कहाँ करेगा, प्रिंट करेगा नासिक और देवास में। कहाँ करेगा, नासिक और देवास में। तो आप इसको ऐसा पढ़ सकते हो, देना। कैसा पढ़ोगे इसको, देना, नोट देना, ठीक है, नोट देना, ठीक है, ओके। ऐसा पढ़ना कि नोट देना। तो नोट देना से क्या हो जाएगा, एसपीएमसीआईएल की 2 शाखाएं नासिक और देवास, जहां पर नोट प्रिंट होते हैं। सेकंड है मिंट। मिंट कहां पर होगा, मिंट यानी टकसाल की बात हो रही है, तो ये होगा मुंबई। मुंबई में ना हो ऐसा काम हो ही नहीं सकता।
कोलकाता ये भी हेडक्वार्टर है, यहाँ भी होता है ना, रीजनल हेडक्वार्टर है ना। सेकंड है नोएडा, नोएडा याद रखना, और हैदराबाद, हैदराबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है ना, क्या है, सिक्योरिटी पेपर मिल। और यहाँ पर सिक्योरिटी पेपर का मतलब क्या है भाई, ये होते ना बचत पत्र होते हैं, किस राष्ट्रीय बचत पत्र होता है, किसान विकास पत्र होता है, जो बॉन्ड होते हैं, और ये जो जिनका कोई मूल्य होता है, मतलब कैश में इनको हम कन्वर्ट करवा सकते हैं एक टाइम के बाद, वो होते हैं केवीपी, राष्ट्रीय बचत पत्र। और हाँ, चेकबुक वगैरह भी जारी करता है, बॉन्ड और नोट, नोट तो प्रिंट करते हैं यहाँ पे, पर इसके अलावा बाकी चेकबुक वगैरह, बॉन्ड वगैरह प्रिंट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ प्रिंट होती हैं नोट के साथ साथ, ठीक है। वहीं हम बात करें मिंट की, तो मिंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, मिंट हमारे पास सिर्फ और मिंट का मतलब है टकसाल, जहाँ पर सिर्फ सिक्के डाले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है BRBNMPL, BRBNMPL भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आरबीआई के स्वामित्व वाली संस्था है, ओन्ड बाय आरबीआई कह सकते हैं आप, ओनरशिप इस पे आरबीआई की होती है। और ये दो जगह आपको मिलेगी, मेसा, ठीक है, या आप सामे पढ़ सकते हैं इसको, सामे, क्या पढ़ोगे इसको, सामे, तो सामे क्या हो जाएगा, यानी कि सा से सालबोनी और मै से मैसूर। मैसूर कहाँ मिलेगा आपको, कर्नाटक में देखने को मिलेगा। और वहीं अगर सालबोनी की बात करूँ तो ये आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, ये एमपी में है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो 4 जगह नोट छपते हैं, लेकिन चारों में से दोनों दो अलग चीज़ें हैं। 2 चीज़ों को SPMCIL कंट्रोल करती है और 2 जगहों को BRBNPL कंट्रोल करती है, ठीक है, ओके, सॉरी, है ना। तो ये है काम भाई आरबीआई का। और यहाँ सिर्फ नोट छपेंगे, ये बात ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया है कि BRBNPL भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड सिर्फ और सिर्फ बैंक नोट ही छापेगा। और अगर मैं बात करूँ SPMCIL यानी कि सिक्योरिटी पेपर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, तो ये क्या करेगा, मिंटिंग भी करेगा, प्रिंटिंग भी करेगा। प्रिंटिंग किसकी, नोट की, और मिंटिंग किसकी, सिक्कों की, है ना। तो सिक्कों की मिंटिंग 4 ही जगह होती है पूरी इंडिया में, जो कौन करवाता है, भारत सरकार करवाती है, किसके जरिए, SPMCIL के जरिए, ठीक है। प्रिंटिंग जो होती है 4 जगह होती है, जिसमें 2 भारत सरकार द्वारा और 2 आरबीआई द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। ये है आरबीआई के सारे काम, यहाँ पर खत्म होता है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई के सारे काम हमने पढ़ लिए, आरबीआई की स्थापना कब हुई, आरबीआई कैसे बना, आरबीआई ने इस्टेब्लिश कैसे हुआ, या आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें अभी तक हमने सभी चीज़ें जो है यहाँ पर देख ली हैं, राइट, है ना। आरबीआई कैसे मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करता है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको और अच्छे से समझने वाले हैं, हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम इसको और अच्छे से समझने वाले हैं। एक चीज़ और पढ़ लो कि 1 रुपए के नोट आरबीआई जारी नहीं करता, है ना, 1 रुपए के नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करती है, और इस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के जो आपको मिलेंगे साइन मिलेंगे, ठीक है, एक चीज़ ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है कि आरबीआई के पास कितने तक के नोट जारी करने का अभी परमिट है, 10,000 तक के नोट जारी करने का परमिट है, वो जब भी चाहे तब 10,000 तक के नोट छाप सकता है, लेकिन आरबीआई अभी बंद कर दिए गए थे, राइट, है ना, लेकिन इसके लिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन की ज़रूरत है, ठीक है, ये है। और एक चीज़ और है, विदेशी मुद्रा भंडार का कह सकते हो आप प्रबंधन करना, मतलब कि भाई विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करेगा जब तो जाके वो नोट छापेगा, क्योंकि 85 करोड़ का तो हमको वो चाहिए है, क्या चाहिए है फॉरेन एक्सचेंज चाहिए हमको, कितना, 85 करोड़ का नोट छापने के लिए, MRS के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसका तो बिल्कुल ज़रूरी है ना। और जितना हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार होगा उतनी ज़्यादा हमारे रुपए की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी, है कि नहीं, रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी। बस यही काम होते हैं आरबीआई के। तो आई होप आरबीआई आप सभी को क्लियर होगा, अब तक हमने जितना पढ़ा आरबीआई के बारे में, आई होप आप सभी को क्लियर होगा। बाकी आगे की जो पढ़ाई है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, ओके। इसके 2 पार्ट हो सकते हैं, तो चूंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है तो इसको हम 2 पार्ट में पढ़ सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को, ओके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।